कहां तक पढ़ा दिया था? नोट्स बताना। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस भी नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्या? तो अपन ने भाई एंट्रोपी स्टार्ट किया था। एंट्रोपी के अंदर अपने पास में कैसे कैसे एंट्रोपी चेंज हो सकता है वो सब डिस्कस किया था। इसके एग्जांपल डिस्कस किए थे मतलब। और उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस तक नहीं, मतलब वो फॉर्मूला बता दिया था 2.303 NCV हो गया था ना। अब इसके बाद आप लिखो एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी चेंज फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन मतलब बेटा चाहे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जिस टेम्परेचर पे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, ये कौन से पॉइंट होते हैं जहां पर फेज का ट्रांजिशन होता है। जब भी फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं तो बेटा उस पॉइंट पर टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है ये कांस्टेंट होता है। जैसे अपन जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एक ही टेम्परेचर आपको मिलता है। जैसे वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, उन पे प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। डेल्टा एस का फॉर्मूला आपको पता था, इट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये रिलेशन होता है। अब बताओ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा? तो पहली चीज तो ये कि एक एक करके अगर अपन इन्हीं ट्रांजिशंस पर कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो देखते हैं कि डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे फर्स्ट मैं लिख रहा हूं जैसे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन में फेज चेंज कहां से कहां होगा? लिक्विड से गैस। तो इस वेपराइजेशन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना होगा, तो कैसे आएगा? एंट्रोपी चेंज फॉर वेपराइजेशन इट इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? टी। ठीक है। इसी तरीके से अगर फ्यूजन के लिए कैलकुलेट करना हुआ तो फ्यूजन में पहले तो बताओ फिजिकल स्टेट कहां से कहां चेंज होगा? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड। तो अब मैं जो इसका फ्यूजन होगा, जो इसकी एंट्रोपी चेंज होगी उसको बोलूंगा मैं डेल्टा एस फ्यूजन। किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? टी। टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में। तीसरा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में कहां से कहां तक होगा? सॉलिड से गैस। तो ये मैंने लिखा सॉलिड से गैस। और डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? टी। नोट कर लो। हाँ भाई, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होता है वो डेल्टा एच ही होता है भाई। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो क्या हो गया? और कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो वैसे भी डेल्टा ई तो जीरो ही हो जाता है भाई।
हाँ भाई, हाँ, डेल्टा ई भी जीरो। हाँ, तो डेल्टा ई भी जीरो। बेटा ये फेज चेंज की बात कर रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शंस में क्या बोला था मैंने, या प्रोसेस में क्या बोला था मैंने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मैंने बोला था ना कि यहां पर ये मत सोचना टी कांस्टेंट है मतलब डेल्टा डेल्टा ये सब जीरो कर दोगे। समझ गया? हाँ, तो वो दूसरा रिलेशन था, प्रोसेस के अंदर करते हैं, प्रोसेस थोड़ी है। फेस चेंज है ना, यहाँ पर डेल्टा ई भी नॉन जीरो होगा, डेल्टा एच भी नॉन जीरो होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर अपन कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एच हो जाएगी। लिख लिया आपने? अब ये तो सबसे सिंपल केस हो गया इसका। इसके पहले तो फिर भी अपन ने इतने उल्टे सीधे से बड़े बड़े से फॉर्मूले लिखे थे, मगर यहां तो सबसे सिंपल हो गया। मतलब आपको टेम्परेचर गिवन होगा, डेल्टा एस गिवन होगा, डेल्टा एच पूछेगा। मतलब तीन में से कोई भी दो टर्म गिवन होगा, कोई भी एक टर्म आपसे पूछेगा, कैलकुलेट करना बाकी रहेगा केवल। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। इन विच ऑफ दीज, इन विच ऑफ दीज एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस। किसमें एंट्रोपी डिक्रीज होगा ये आपसे पूछा है। देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसमें तो एंट्रोपी बढ़ती है। हमसे तो कम होने वाला केस पूछा है, मतलब फर्स्ट में तो बढ़ेगी, वो तो नहीं होगा। सेकंड में मोल्स बढ़ रहे हैं, जब मोल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें कम होने वाला केस ढूंढना है। तीसरे में देखो आप, मैंने आपको बताया था कि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे, या मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर प्रेशर कम करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो इसमें तो प्रेशर कम हो रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है, शायद मैंने लिखवाया भी था डायरेक्टली, नहीं लिखवाया तो पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि भाई क्लास खत्म हो गई, सब आप अलग अलग जा रहे हो, इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से जा रहे हो। अब दो ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत ही बढ़िया दोस्त है और हाथ पकड़ के चल रहे हैं आराम से, और बात करते जा रहे हैं और हाथ पकड़ के चलते जा रहे हैं, तो क्या हो गया, डायमराइज हो गए। अगर तीन लोग साथ में चल रहे हैं हाथ पकड़ के, ट्राइमराइज हो गए। चार अगर हाथ पकड़ के चलेंगे तो टेट्रामराइज होंगे। तो एक से ज्यादा पार्टिकल्स अगर हाथ पकड़ पकड़ के चलेंगे, यानी कि इकट्ठा होकर चलेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीमराइज। समझ में आ गई बात? तो जब भी पॉलीमराइज हो रहा है तो जो फ्री पार्टिकल्स है वो ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इकट्ठा होकर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में मुझे बताओ, पार्टिकल्स अगर एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं, तो बताओ एंट्रोपी ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। तो पॉलीमराइजेशन में एंट्रोपी कम होती है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मैंने 3A लिखा, तीन अलग अलग थे उनसे एक बना दिया, है ना। मैंने लिखा दो थे, दो से हमने एक बना दिया, तो पॉलीमराइज, ये ट्राइमराइज हो गया, ये डायमराइज हो गया, ये पॉलीमराइज हो गया। तो क्या हो गया, इसके अंदर एंट्रोपी कम हो गया। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन लिखो। 10 मोल
of ideal gas is allowed to expand in reversible and isothermal manner, reversible and isothermal manner from 10 meter cube to 100 meter cube at 27 degrees Celsius. Calculate delta S in calories. अब वो जो बड़ा सा एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था, उसमें सोचो आप कि क्या कंक्लूजन अपने को लिखना है, कौन सा वाला रिलेशन यूज करेंगे। आइसोथर्मल बोल दिया ना, तो मतलब रिलेशन टेम्परेचर वाला तो हट जाएगा, केवल वॉल्यूम वाला ही तो बचेगा। तो याद करो रिलेशन क्या आएगा अपने पास बेटा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303। क्या बोल दिया, आइसोथर्मल, तो क्या बोलोगे, एन आर लॉग V2 बाय V1। क्लियर है, सब गिवन है क्वेश्चन में। आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो 10 इंटू 2 इंटू लॉग इंटू ऊपर क्या आएगा 100 और नीचे क्या आएगा 10। आया आंसर, किस किस का आ गया, तो आंसर आना चाहिए बेटा 46.06, यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, if delta S, if delta S vaporization at 500 Kelvin is 25 joule, 25 joule per Kelvin per mole, then calculate heat of vaporization, heat of vaporization in joule।
किस किस का आंसर आ गया? तो आंसर आना चाहिए बेटा 12500। ये आ रहा है। सिंपल सा रिलेशन है, डायरेक्ट अपने को वैल्यू पुट करनी है। तो रिलेशन क्या है बेटा? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। तो बस डेल्टा एच आपको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा 12500। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, इफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, इफ heat of vaporization of liquid at constant pressure is 14 kilojoule per gram at 127 degrees Celsius, then find entropy change for its vaporization in joule per Kelvin per mole, in joule per Kelvin per mole। ब्रैकेट में लिखना molar mass of liquid, it is equal to 80 gram per mole, 80 gram per mole। होमवर्क का है ये, स्पेस छोड़ देना। अब पहले देखो कि क्या है क्वेश्चन, क्या क्या करना है इसमें। देखो आप बेटा, आपको डेल्टा एच गिवन है ना, और आपको डेल्टा एस पूछा है। जब डेल्टा एस निकालोगे तो डेल्टा एच अपॉन टी से आ जाएगा, पर जो डेल्टा एस आएगा बेटा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, पर ग्राम आएगा वो। पर आपसे किसमें पूछा है? पर मोल में। तो कैलकुलेट तो कर लोगे, एक स्टेप और करना है इसमें। क्या करना है कि जो भी आपने पर ग्राम कैलकुलेट किया था उसको जब पर मोल के लिए निकालोगे, यानी कि एक मोल के लिए निकालोगे, जिसके एक मोल का मास 80 ग्राम है, तो 80 ग्राम के लिए निकालोगे तो 80 से मल्टीप्लाई कर देना बस। समझ में आ गई बात? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 5-6 लाइन छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if standard molar entropy of nitrogen, hydrogen and ammonia is 20, 30 and 15 joule per Kelvin per mole, then find
change in entropy for the reaction, ये रिएक्शन लिख लो बोर्ड पे, N2 plus 3H2, N2 plus 3H2, प्रोडक्ट क्या बना रहा है 2NH3। कैसे करेंगे इसको? एक बार जो एंट्रोपी मैंने सबसे पहला पेज आपको पढ़ाया था वो निकालो। देखते हैं, अभी निकाल लिया। उसमें देखो रिएक्शन के लिए कुछ बताया गया, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा कुछ बताया। तो बस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही की तो एंट्रोपी आपको गिवन है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना था आपको, एकदम छोटा सा पॉइंट, लिखने में तो निकाल लेते हैं एंट्रोपी चेंज, किस किस की वजह से, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि नाइट्रोजन प्लस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट यानी कि हाइड्रोजन, ये लिखना चाहिए। कभी भी आप ऐसा एंट्रोपी निकालोगे तो एक पॉइंट ध्यान रखना, बस ये सबसे पहली बार डिस्कस कर रहे हैं और बार बार अपन ये चीज करने वाले हैं। अब क्या करना है इसमें, देखो एंट्रोपी जो आपको गिवन है ये पर मोल गिवन है, आप पूरी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हो। तो पूरी रिएक्शन, पहली बात तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको रिएक्शन का चेंज कैलकुलेट करना होता है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल से ट्रीट करते हैं अपन। तो इस हिसाब से अमोनिया के मोल्स कितने हो गए 2। तो बेटा टोटल एंट्रोपी चेंज निकालोगे तो अमोनिया का तो आपने 1 मोल का एंट्रोपी लिया हुआ है, पर एक्चुअल में कितने मोल है, 2 मोल है। तो जब भी कैलकुलेट करेंगे अपन तो वैल्यू तो पुट कर देना, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गई बात? तो अब अगर अपन इसको लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए, 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ अमोनिया माइनस N2 इंटू क्या लिखेंगे, 3 इंटू एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? ये सबसे पहली बार डिस्कस किया एनर्जेटिक्स में, हर बार अपन डिस्कस करने वाले हैं, हर बार अपन इसी तरीके से लिखने वाले हैं, हर बार उसमें करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, मगर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? कैलकुलेट करो। किस किस का आंसर आ गया? तो कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू क्या लिखोगे बेटा, 15 माइनस क्या लिखोगे, 20 माइनस 90, डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने। कैलकुलेट कर लेना, -80 आ जाएगा। अब पर मोल तो हट जाएगा, है ना, पर मोल तो हट जाएगा। अब क्या बचेगा, एंट्रोपी चेंज है ना, मतलब क्या हो जाएगा, ये जूल पर केल्विन। देख लिया? अब धीरे धीरे देखना, अपन अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक मूव करने वाले हैं, उसके लिए एक रिलेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग लिखो, टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लिया? इसमें बेटा फर्स्ट लिखना आप रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लिया? ये मैंने सिस्टम लिखा और इसी के साथ में लिख रहा हूं यहां पर सराउंडिंग। मुझे ये याद आ रहा है कि जब मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस आपको समझाया था ना, तो मैंने बोला था कि एक एक पार्टिकल अपन उसमें ऐड कर रहे थे। जब हर पार्टिकल को अपन ऐड करें तो हर पार्टिकल ऐड करने के साथ इक्विलिब्रियम भी आता जा रहा था।
इरिवर्सिबल में केवल 2 बार इक्विलिब्रियम आया था, इनिशियल फाइनल, बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं था, जबकि रिवर्सिबल में हर स्टेट पर इक्विलिब्रियम आ रहा था। बेटा जब भी इक्विलिब्रियम अपन बोलते हैं तो वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर सेम होना, किस किस का? सिस्टम और सराउंडिंग का। तो अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के पास हर स्टेट पर इक्विलिब्रियम आने वाला है। मतलब अगर इसका टेम्परेचर अगर टी है तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा? टी होगा। यहां तक बात क्लियर है? आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? आप टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना चाहते हो। टोटल एंट्रोपी चेंज से हमारा मतलब है बेटा कि डेल्टा एस टोटल, मतलब आप पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना चाहते हो। और यूनिवर्स मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था इस चैप्टर के, किसके बराबर होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बराबर। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस क्या लिखना चाहिए? डेल्टा एस सराउंडिंग लिखना चाहिए अपने पास में। ये हो जाएगा रिलेशन। मुझे डेल्टा एस का एक फॉर्मूला याद आता था कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, एक बात तो फिक्स है कि हीट की अगर अपन बात करें तो अगर कोई एक हीट रिलीज करेगा तो जितनी रिलीज होगा वो सराउंडिंग के पास ही तो जाएगा। मान लो कि मैं सिस्टम हूं, मैंने हीट रिलीज किया, तो जितना मैं रिलीज करूंगा उतना सराउंडिंग के लिए ऑब्जर्व होगा। तो मेरे लिए अगर वो हीट माइनस में आएगा तो सराउंडिंग के लिए उतना ही वो प्लस में आएगा। अगर सराउंडिंग के लिए माइनस में होगा तो सिस्टम के लिए उतना ही वो प्लस में आएगा। मान लो कि आपने क्या किया, 500 रुपए लेके मार्केट में निकले, जब वापस आप 200 रुपए लेकर आए तो 300 का आपका लॉस हुआ, मगर मार्केट में किसी का वो गेन हुआ है। समझ में आ गई बात? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सिस्टम और सराउंडिंग की बात अगर करोगे, अगर लेट सपोज सिस्टम के लिए वो हीट रिलीज हो रही है तो सराउंडिंग के लिए वो हीट ऑब्जर्व होगी। हो सकता है अगर ये ऑब्जर्व करता तो सराउंडिंग के लिए वो रिलीज होती। अगर इसी से मैं अगर एंट्रोपी चेंज निकालूंगा तो मुझे टेम्परेचर से भी तो डिवाइड करना चाहिए। अब पहली बात तो कोई भी रिलीज करे कोई भी ऑब्जर्व करे, ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ जाता? ये प्लस आता ये माइनस हो जाता, ये माइनस होता ये प्लस आ जाता, तो भी रिलेशन तो लगभग वैसा ही आता, और टोटल कैलकुलेट करके तो जीरो आ जाता। तो इससे कंक्लूजन आपके पास क्या आ गया कि डेल्टा एस टोटल यानी कि यूनिवर्स इट इज इक्वल टू जीरो, और टोटल जीरो आ गया चेंज, इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। कौन सी एंट्रोपी? यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है। ये अपने पास एक कंक्लूजन आया। ठीक है, इसी तरीके से जब इरिवर्सिबल अपन डिस्कस करेंगे तो उससे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डराइव हो जाएगा। उसका जो स्टेटमेंट आएगा, इसका कंक्लूजन क्या आया कि द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बिकम्स कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब आप देखो जो रिवर्स हो रहा है, पहली बात तो देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या हो रही है? एंट्रोपी कम हो रही है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस बोलता है कि भाई जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे उतने ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होंगे। मतलब जितनी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है उतनी एंट्रोपी वापस से डिक्रीज भी हो रही है, तो फिर टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो ही तो आएगा, यानी कि टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बिकम कांस्टेंट। पर बताओ प्रैक्टिकली क्या सच में ऐसा होगा? ऐसा थोड़ी होगा। ये तो बोल रहा है कि जितना स्पॉन्टेनियस उतना नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब पानी अगर नीचे गिरा तो हैंड टू हैंड आप वापस से ऊपर भी रख देते हो। वाटरफॉल से पानी नीचे अगर नीचे की तरफ गिर रहा है किसी झरने से, तो नीचे से वापस अपन ऊपर लेके भी जाते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। कंपैरेटिवली प्रैक्टिकली अपन क्या बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस ज्यादा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस कंपैरेटिवली कम होता है। होता है कि नहीं होता है? तो रिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बराबर बता दिया फील अगर अपन करें तो, यानी कि जितना इंक्रीज उतना डिक्रीज, यानी कि चेंज क्या आ गया? जीरो। चेंज जीरो यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट। नोट कर लो। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। पूछेगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी टोटल क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। तो याद रखना है बस कांस्टेंट, इतनी सी बात ध्यान रखनी है अपने को। क्योंकि फिर तू भूल गया। अच्छा, अब हो सकता है ना किसी भी तरीके से, अगर मान लो इसने रिलीज किया, पहली चीज तो अगर एक पार्टिकल डाला तो डालने के बाद थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ना। तो उस पॉइंट पर जिसने भी हीट रिलीज किया वो ऑब्जर्व किया होगा, मगर टेम्परेचर का चेंज इतना ज्यादा नहीं होता, लगभग सेम होता है। तो ये अगर टी है तो ये भी क्या होता है? टी होता है।
ये तो बेटा स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर में। टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो किसके बराबर होता है? पूरे टोटल जो अपन यूनिवर्स का बोल रहे हैं, पूरे यूनिवर्स बोलते हैं, ये होता है, रिलेशन होता है। डेल्टा एस टोटल अपन किसको बोल रहे हैं? यूनिवर्स को बोल रहे हैं। कैसे होता है थोड़ी, अब तेरा नाम है तो कुछ होगा ना, मतलब अब घर वालों ने कुछ सोच लिया होगा, मगर वहां से डिसाइड हो गया ना तेरा नाम यही है। क्या हर बार जब भी कोई तेरा नाम पूछता है तो क्या उसका रीजन भी बताता है क्या? तो वैसे ये चीज है डेल्टा एस टोटल। टोटल मतलब तू बता दे पूरे यूनिवर्स में, उसके अलावा और क्या हो सकता है? टोटल मतलब क्या है? वही तो है यूनिवर्स। तो उस यूनिवर्स को अपन बोल रहे हैं डेल्टा एस टोटल मतलब यूनिवर्स। और उसी को अपन ने क्या बोल दिया? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। लिख लिया? तो इसका स्टेटमेंट लिखो, इट मींस total entropy of universe, total entropy of universe remains constant in reversible process. लिख लिया? फिर एक नोट लिखना बेटा, in reversible process system and surrounding are in continuous thermal equilibrium with each other. लिख लिया? इसके बाद लिखो इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख लिया? इरिवर्सिबल में बेटा सिर्फ इक्विलिब्रियम इनिशियल और फाइनल स्टेट पर होता है, उसके बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। अगर बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर बीच में कहीं भी सेम नहीं होगा। मतलब अगर इसका टेम्परेचर T1 है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? T2 होगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मतलब T1 T2 सेम नहीं है, मतलब किसी एक का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी एक का टेम्परेचर कम है, किसी का भी ज्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक आपने लिया है, हो सकता है चाय आपने लिया है। चाय अगर आपने लिया है तो क्या होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक लिया है तो सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है। दोनों केस देखते हैं। अगर मान ले कि T1 बड़ा है भाई T2 से, तो मुझे ये तो जरूर पता है कि यार हीट कभी भी रिलीज होती है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होती है। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि T1 मैंने सिस्टम को माना है, तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो सिस्टम तो हीट रिलीज करेगा ना। तो सिस्टम के लिए माइनस क्यू लिखना चाहिए, नीचे T1 आएगा। तो जो सिस्टम के लिए माइनस में होगा सराउंडिंग के लिए वो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि प्लस क्यू बाय T2 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? यहां फिर क्या हो सकता है? ये तो T1 बड़ा था, हो सकता है T1 छोटा हो। तो अगर T1 छोटा है T2 बड़ा है तो क्या लिखेंगे बेटा? तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू, अब कौन रिलीज करेगा? सराउंडिंग रिलीज करेगा ना, तो माइनस क्यू बाय T2 लिखना चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस क्यू बाय T1। अब एक सिंपल सी मैथ्स अपन ऑब्जर्व करते हैं। मुझे बताओ क्या मैं बोल सकता हूं कि पहली चीज तो देखो T1 बड़ा है मतलब नीचे वाला टर्म बड़ा है। अगर नीचे वाला टर्म बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू तो छोटी आएगी ना, मतलब नेगेटिव टर्म वाला पार्ट छोटा आ रहा है, पॉजिटिव टर्म वाला पार्ट बड़ा आ रहा है। यही तो बात है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से डेल्टा एस जो है वो तो भाई ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ऐसी कहानी तो यहां पर भी आ रहा है। देखो इसके अंदर T2 बड़ा है मतलब नेगेटिव, T2 बड़ा है मतलब नीचे वाला पार्ट बड़ा है, मतलब ओवरऑल वैल्यू कम होगी ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर भी क्या आ रहा है भाई आपके पास? डेल्टा एस टोटल क्या आ गया बेटा? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यही चीज अपने पास आ गई रिलेशन के तौर पर। क्या आया? रिवर्सिबल में तो टोटल एंट्रोपी कांस्टेंट थी। फोन चला रहा है क्या? नहीं, यहां देख,
रिवर्सिबल में तो टोटल एंट्रोपी कांस्टेंट थी, मगर इरिवर्सिबल में देखो टोटल एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है भाई। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। देखो नेचर में स्पॉन्टेनियस भी है कुछ प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस भी है। आप मुझे बताओ नेचर में कंपैरेटिवली कौन से प्रोसेस ज्यादा होंगे, स्पॉन्टेनियस के नॉन? अगर स्पॉन्टेनियस ज्यादा होंगे तो मतलब एंट्रोपी कंपैरेटिवली जितनी डिक्रीज हो रही है उससे तो ज्यादा इंक्रीज ही हो जाएगी ना। अब नेचर में जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते रहेंगे वो सब की वजह से एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। और ऑब्वियस सी बात है जब तक दुनिया है तब तक तो नेचुरल प्रोसेस अपने आप होते ही रहेंगे। और नेचुरल प्रोसेस होते रहेंगे तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ गई बात? तो ये अपने पास रिलेशन आ रहा है। तो ये तो आपको भी पता था। रिवर्सिबल तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बात करते हैं केवल, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है वो तो इरिवर्सिबल होता है ना। तो ये है जो एक्चुअल में अपन को समझ में आ रहा है। और दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। समझ में आ गई बात? तो तीन लॉ आपस से अपन अपने माइंड में सोचते हैं। आपको पहली बात तो एकदम रटना नहीं है आपको कि हाँ भाई ये पूरा स्टेटमेंट एक पैराग्राफ सर ने लिखवाया था। फील आनी चाहिए बेसिक बेसिक से, हाँ भाई कौन क्या बोलता है। जीरोथ लॉ का फील लो एक बार। जीरोथ लॉ बोलता था कि भाई एक दो तीन तीन सिस्टम है, अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम पर है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम पर है, तो बी और सी भी इक्विलिब्रियम पर आएगा। क्लियर है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो तो बचपन में भी पढ़ते थे आप। और उससे बस एक इक्वेशन आता था, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ भी क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहा है कि पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। तो लॉ के ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चन आया डायरेक्टली, चार लॉ अगर बोल दिया उसने, जीरो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और स्टेटमेंट पूछ लिया कि बताओ कौन क्या कहता है, तो फर्स्ट वाले के लिए मैं बोलता है कि फर्स्ट बोलता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, सेकंड वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, और थर्ड सेकंड वाला सेकंड मतलब फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, और सेकंड लॉ किसके बारे में, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। समझ में आ गई बात? तो यहां तक नोट करो, फिर इसके स्टेटमेंट्स में आपको लिखवाऊंगा। ऐसे में एलसीएम लेंगे तो जीरो कैसे हो जाएगा? है? वाह तू मेरे भाई वाह, आजकल भैया मैं हाथ जोड़ने लग जाऊं तुम्हारे भैया, तेरे चरण का है मेरे दोस्त। ये बोल रहा है सर ये तो फिर जीरो हो जाएंगे ना सर, ये देखो जीरो हो जाएंगे सर, एलसीएम लोगे तो जीरो हो जाएंगे सर। देखो एलसीएम लोगे तो नीचे तो 2 into 3 आ जाएगा, मगर 1 - 1 तो जीरो हो जाएगा। मतलब मैं तेरे को नहीं बोल रहा ऐसे, मतलब क्या हो रहा है, दो लेक्चर से मैं देख रहा हूँ बच्चों के, मतलब जो बहुत जिनका एक्चुअल में लेवल बहुत अच्छा है ना, उनको भी कभी कभी बीच बीच में सिली मिस्टेक सिली डाउट्स आ रहे हैं आजकल। अभी पिछले वाले बैच में भी था तो अच्छे अच्छे बच्चे थे सारे, अब उनके डाउट आ रहे थे सिली सिली। तेरे भी मतलब तू भी बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया डाउट पूछता है, सारी चीज समझ में आती है। अब तू बता, भूल गया मतलब सब, कैसे करते हैं इसको सॉल्व? देख बेटा इधर देख, ये 2 into 3, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा। अब मुझे बता क्या जीरो आएगा? हाँ लिख लिया क्या भाई? लिख लिया क्या भाई? कर लिया नोट? क्या हुआ?
तो लिखो भाई आप इसमें स्टेटमेंट, इट मींस total entropy of universe continuously increases in irreversible process due to spontaneous processes. लिख दिया? अब एक बार मैं एक रिलेशन आपके सामने लिख देता हूं जो अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व किए। हमने एक्चुअल में जो नेचुरल प्रोसेस था, इसको, ये जो नेचुरल प्रोसेस था बेटा, इसको अपन ने इरिवर्सिबल भी बोला था। जब अपन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। याद आ रहा है? तो मैं इसको एरो बना के लिख लेता हूं कि इसको बेटा अपन ने बोला था इरिवर्सिबल। और इसी तरीके से जो नेचर में नेचुरल प्रोसेस मतलब क्या है? जो नेचर में अपने आप हो रहे हैं, और जो नेचर में अपने आप हो रहे हैं वो सब क्या है? स्पॉन्टेनियस है। तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं। तो कभी भी नेचुरल प्रोसेस बोले, इरिवर्सिबल बोले, स्पॉन्टेनियस बोले, तीनों से एक ही फील लेनी है आपको। समझ में आ गई बात? तो ये भी आप एक बार नोट कर लो। फिर सेकंड लॉ का स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं, जो ये चीज अपन ने अभी ऑब्जर्व की है। लिख लियो? अब हेडिंग लिखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके ब्रैकेट में लिखना है आप SLOT। SLOT। लिख लिया हेडिंग? तो स्टेटमेंट लिखो बेटा, all natural process are spontaneous and irreversible in nature. Full stop. Due to spontaneous process, total entropy of universe continuously increases. दोबारा बोल रहा हूं, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। बस यही क्या है हमारे पास? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, या फिर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एस यूनिवर्स ये भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। या फिर क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो। लिख लिया? इसके बाद आप हेडिंग लिखना, गिब्स फ्री एनर्जी। जो माइनर टेस्ट का सिलेबस है, केमिकल इक्विलिब्रियम तो आएगा, आयनिक भी आएगा, ये भी क्लियर है। थर्मोडायनामिक्स का क्लियर नहीं था। जो मैंने अभी ये पढ़ाया आपको, यहां तक आएगा। समझ में आ गई बात?
यानी कि अब देखो, होना तो क्या चाहिए था, होना चाहिए था टेस्ट के भी 3 दिन पहले तक का सिलेबस। पर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, पूरा आपके पास टाइम है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। केमिकल आयनिक आप पहले कर चुके हो, थर्मोडायनामिक्स यहां तक आपको और करना है, ठीक है ना। यहां तक का क्वेश्चन मॉड्यूल में वो अपन देख लेंगे अभी। अब इसके बाद हेडिंग लिखो गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी नहीं आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी ब्रैकेट में लिखो जी। यार मतलब मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है, मेरी टेंडेंसी होती है कि पहली चीज तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखो केमिकल भी आपने जब पढ़ा था तो स्टार्टिंग में देखो आधे आधे लेक्चर आते थे, आधे चैप्टर आते थे। अब देखो केमिकल ही 2-2 3-3 बार आ रहा है, आयनिक पे देखो दूसरी बार आ रहा है शायद। तो मतलब चैप्टर तो ऑब्वियस सी बात है 2 से 3 बार तो उसका टेस्ट होना ही है। पर जो चैप्टर अभी रनिंग के अंदर उसका भी बड़ा बड़ा सिलेबस दे देंगे, तो फिर जो एक्चुअल में चल रहा है, जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ज्यादा सिलेबस देके तो फिर आप जल्दबाजी में उसको अच्छे से पढ़ोगे ही नहीं। तो चाहे लिमिटेड लिमिटेड सिलेबस हो, मगर उसको अच्छे अच्छे से बढ़िया टाइम देके अपन सीखें, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके आगे का तो अगले टेस्ट में आएगा ही सही। इसीलिए मैंने यहां तक का आपको दे दिया, यहां पर भी देखोगे तो आप लगभग आधा चैप्टर आ गया ही है, क्योंकि इसके बाद क्या है, गिब्स एनर्जी लास्ट टॉपिक है, उसके बाद तो एनर्जेटिक्स है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया है, तो 2 पार्ट में भी यू मान लो कि लगभग 65% तक जो पोर्शन है वो ये वाला पार्ट था जो अपन पढ़ रहे थे। अब 35% तक पोर्शन है जो एनर्जेटिक्स है, और एनर्जेटिक्स खत्म तो उसके बाद तो बचा ही क्या है, फिर तो रेडॉक्स है, रियल गैस है, वो तो ऐसे ही है। हो जाएगा यार, जितने में बोलेगा उतने में करवा देंगे। तो हेडिंग लिखो आप गिव्स फ्री एनर्जी, उसके बाद मेरा सिलेबस खत्म, उसके बाद तुम्हारे मजे, उसके बाद तुम्हारे जो है जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पैरेलल चल रही है ना अभी, फिर वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। छुट्टियां, छुट्टियां 11th कब खत्म है यार, मेरे हिसाब से मतलब ऐसे कुछ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर जनवरी फर्स्ट वीक या मिड जनवरी तक शायद। उसके बाद तुम्हें लगभग 12th और 11th के बीच में 2 से 3 महीने का तो गैप मिलता ही है। तो 2 से 3 महीने में भी जैसे जितने भी बच्चे यहाँ पर रुकेंगे ना, उन सब में ऐसा नहीं कि मतलब क्लासेस खत्म हो गई तो सब खत्म है, टीचर्स की छुट्टी है, सब वेकेशन मना रहे हैं। टीचर्स फिर भी आपको हर बिल्डिंग में मिलेंगे, है ना। जैसे कोई भी टीचर क्या होता है, जैसे मेरी क्लास खत्म हो गई, अब तुम लोग कई बार सोचते हो कि यार सर है ना डाउट काउंटर पे तो मिलते ही नहीं है। तो बेटा कोई भी टीचर जब क्लास से फ्री होता है तब जाके डाउट काउंटर पे मिलते हैं। अभी शेड्यूल वैसे इतना हेक्टिक होता है कि मतलब है ना खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि घर जाके भी सारे नोट्स वोट सारी चीजें प्रिपेयर करना। सुबह क्लास, तुम्हें लगता है कि हाँ सर ने तो एक लेक्चर लिया, हो गया उनका काम, पर एक्चुअल में बेटा सुबह भी लेक्चर्स होते हैं, इवनिंग में भी लेक्चर्स होते हैं। हो सकता है बीच में भी वो शेड्यूल ऐसा हो, कुछ में टाइम ही नहीं मिल रहा, कई बार खाने का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा भी होता है, कई बार टीचर भी जान करके खाना जो है स्किप कर देते हैं कि नहीं यार अभी खाएंगे, नींद आएगी, फिर सुस्त होकर पढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है ना जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद में, मतलब सबके साथ होता है, मतलब अलग अलग केस है। तो कभी भी जब डाउट काउंटर, जैसे तुम्हारे 3 महीने का जो पार्ट होगा उसमें, जैसे जो भी तुम्हारा छूटा हुआ है, कई बच्चों के टेंशन था कि यार पहले का छूट गया, कवर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे डाउट काउंटर पे सब क्लियर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हो तब भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। भाई अब वो उनसे देखना, देख मैं मेरा डिस्कस कर सकता था, गिव्स फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी। अब बातें बंद कर दो बेटा, बातें बंद कर दो। बाहर बताऊंगा। हाँ बेटा बातें बंद कर दो अब, भाई बातें बंद कर दो यार, पढ़ा लूं, अरे तो चुप हो जाओ। गिब्स फ्री एनर्जी, पहली चीज तो बेटा इसमें मेन जो अपना पर्पस है, इस गिब्स फ्री एनर्जी को अपन पढ़ क्यों रहे हैं, जो अपना पोर्शन था, जैसे स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में अपन स्पॉन्टेनिटी भी चेक करेंगे कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जब अपन ने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था,
तो सबसे पहले अपन ने एनर्जी की बात करना स्टार्ट किया था, और एनर्जी में जब एग्जांपल्स अपन देखते गए तो पता लगने लगा था कि जब भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा था तो उसमें एनर्जी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मगर अचानक से कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हो गए जिसमें एनर्जी बढ़ रही है फिर भी स्पॉन्टेनियस हो गया। हमने ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा देखा कि यार कभी भी ऐसा होना चाहिए कि एंट्रोपी बढ़ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मगर ऐसे भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके अंदर एंट्रोपी कम हो रहा है फिर भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा PCl3 + Cl2, ये बनाएगा PCl5। बेटा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अपने आप होगा ये, और अगर अपने आप होगा तो देखो स्पॉन्टेनियस है और इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स कम हो गए, एंट्रोपी कम हो गई। तो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था अपने बीच बीच में कि अपन सोचते कुछ और थे, होता कुछ और था। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारी मदद करता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो इस गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ते पढ़ते अपने को एक इक्वेशन मिल जाता है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S। ये हमारे काम की मेन जो इस पूरे गिब्स फ्री एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को यूज करके अपन किसी भी एक प्रोसेस की जो भी उसने क्वेश्चन दिया उसमें स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, ठीक है। पर उसको एकदम बेसिक से मैं थोड़ा थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें काफी ज्यादा है, इतना काम का नहीं है, पर मेन जो अपना काम का वो क्या है, डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S। क्लियर है बात? तो बेटा एक्चुअल में क्या है, पहली चीज तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है इट इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अपन इस चीज को डिफाइन करते हैं। तो जैसे ही मैंने कांस्टेंट प्रेशर बोला तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यार यहां पर इसका मतलब अपन डेल्टा H की बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो बेटा एक इक्वेशन होती है H = G + TS होती है। मैंने गलती से क्या लिख दिया था, मैंने लिख दिया था डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S, ये लिखा ना। तो बेटा ये तो आप भी याद करो, डायरेक्टली अपन चेंज थोड़े लिखते थे, एक्चुअल में तो इनिशियली कुछ और रिलेशन होता था, चेंज तो बाद में लगाते थे। तो यहां पर भी एक्चुअल में रिलेशन जो होता था बेटा वो कुछ ऐसा होता था, इसमें कुछ उल्टा सीधा किया, इधर किया उधर किया, उसमें कुछ किया, तब जाके आपके पास ये आया। तो मेन रिलेशन जो होता है बेटा वो होता है H = G + TS, ठीक है। ये जो H होता है बेटा इसको अपन बोलते हैं टोटल एनर्जी। दिस इज टोटल एनर्जी। ये जो G होता है ये होती है बेटा यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी जिसको गिब्स फ्री एनर्जी अपन ने ऊपर लिख दिया। मेन जो नाम अपन इसका बोलते हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, पर दिस इज यूजफुल पार्ट इन द टोटल एनर्जी। और ये जो TS होता है अगर ये यूजफुल है तो ये यूजलेस है, तो ये क्या है, नॉन यूजफुल एनर्जी। नॉन यूजफुल एनर्जी। क्लियर है बात? तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, यूजफुल प्लस किसके बराबर, नॉन यूजफुल के बराबर। अब सर ये यूजफुल और नॉन यूजफुल का मतलब क्या है सर, ये थोड़ा सा मुझे फील नहीं आया। यूजफुल नॉन यूजफुल का मतलब जैसे बेटा फॉर एग्जांपल तूने एक टास्क डिसाइड कर लिया कि तुझे किसी का फिजिकल स्टेट लिक्विड से कन्वर्ट करवाना था गैस में, और इस लिक्विड से गैस कन्वर्ट करवाने के लिए आपने कुछ टोटल एनर्जी इसको सप्लाई कर दी, लेट्स सपोज दिस इज H। अब इसने क्या किया, लिक्विड से गैस कन्वर्ट भी हो गया, है ना। तो वो जो पार्ट था जो लिक्विड से गैस कन्वर्ट करवाने में यूज हुआ इस टोटल में से वो मैंने लिख दिया G। मगर अननेसेसरी जब इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो इसके साथ साथ इसकी एंट्रोपी भी चेंज हो रही है। तो हमारा मोटो एंट्रोपी चेंज करने का नहीं था, हमारा मोटो था कि सिर्फ लिक्विड से किस में कन्वर्ट करवा दें, गैस में। मगर बिना मतलब वो एंट्रोपी भी चेंज हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके साथ जो एंट्रोपी चेंज होने की वजह से जो एनर्जी खर्च हो गई वो मैंने यहां पर TS लिख दिया। समझ में आ गई बात? जो मैं बोल सकता हूं दिस वाज यूजफुल बट दिस वाज यूजलेस, या यूजफुल यूजलेस आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। अपनी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पास टोटल कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना भाई, अपन सुबह सुबह उठे भाई, अब पहली बात तो अपने टोटल कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी मान लो H है। अब पूरे सुबह से लेकर शाम तक आप जितना वर्क कर सकते थे आपने किया, बिल्कुल आपने मजदूरी कर ली, मतलब मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, वो बात अलग है, पर उसको लेबर वर्क बोलते हैं, है ना। तो भाई क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा मेहनत की, अब इतनी ज्यादा मेहनत आपने कर ली कि अब आपसे 1% काम नहीं हो सकता। होता है ना कई बार अपन घूमने वूमने भी जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, तो अब ऐसा होता है बस की नहीं है अब, है ना भाई, बैठ जाए आप कहीं ना कहीं। तो आप बोलते भैया अब एनर्जी खत्म हो गई, पर बताओ क्या प्रैक्टिकली एनर्जी सच में खत्म हो जाती है? क्या जीरो हो जाती है एनर्जी, गायब हो जाते हैं अपन? तो एक्चुअल में तो एनर्जी होगी ना भाई, है ना। पर ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी थी उसमें से जितने काम में ले सकते थे वो तुमने ले लिया, अब काम में लेने वाली एनर्जी बची नहीं है। समझ में आ गई बात? अब आपको वापस से थोड़े सा रेस्ट करना पड़ेगा और यूजफुल वाली एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। तो मतलब किसी भी एनर्जी को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ तो पार्ट होता है यूजफुल और कुछ क्या होता है नॉन यूजफुल।
मान लो पैसे की बात करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अब बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, अब क्या है, लेट सपोज वो टैक्स कुछ पे कर रहे हैं, मान लो वो सैलरीड है और उनकी इनकम जो है लेट सपोज 15 लाख 16 लाख इतनी कुछ पर एनम उनकी इनकम है ना। अब टैक्स की एक स्लैब होती है कि हाँ भाई अगर इतनी सैलरी होती है तो ये इतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा सरकार को, अगर आपको सरकारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी अगर यूटिलाइज करनी है तो। मतलब मेन जो सारी फैसिलिटीज है सारा का सारा पैसा कहां से आता है, जनरली तो टैक्स जो भरते हैं उन लोगों से तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, और भी चीजें हो सकती है। तो क्या हुआ टोटल जब सैलरी जब डिसाइड हुई, मान लो स्विच किया उन्होंने, सैलरी जब डिसाइड हुई तो बताया सर आपका पैकेज जो है 12 लाख का है ना। अब वो खुश कि 12 लाख का पैकेज है, मगर एक्चुअल में आते आते उसके अंदर कितना ही पार्ट तो टैक्स में चला गया, तो जो काम का था वो तो बचा हुआ पार्ट था ना, तो टैक्स वाला पार्ट क्या हो गया, यूजलेस, और जो काम का आया वो कौन सा था, यूजफुल पार्ट था, वो गिव्स एनर्जी हो गया, जो वेस्ट हो गया वो टीएस वाला हो गया, नॉन यूजफुल। और टोटल कितना आया था, वो 12 लाख रुपए। समझ में आ गई बात। तो किसी भी पार्ट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल एनर्जी को, कुछ होगा यूजफुल और कुछ क्या होगा नॉन यूजफुल। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले तो ये गिव्स एनर्जी होता क्या है, अपन उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। गिव्स एनर्जी is an important criteria for predicting the spontaneity of a process at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. लिख लिया? दोबारा बोल रहा हूं भाई, gives energy is an important criteria for predicting the spontaneity of a process at constant temperature and pressure. लिख लिया? अब बेटा ये रिलेशन लिखो, H इज इक्वल टू जी प्लस टी एस। H को क्या बोल दिया अपन ने, टोटल एनर्जी। G क्या होता है बेटा, यूजफुल एनर्जी। और टीएस क्या होता है, नॉन यूजफुल एनर्जी। लिख लिया बेटा? अब देखो होने में तो एनर्जी है ना, तो बताओ ये इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव। एनर्जी क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है, तो लिखना इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बताओ कैपिटल लेटर से लिखा है स्मॉल, कैपिटल तो क्या होगा, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इज अ स्टेट फंक्शन। लिख लिया? मैंने बोला था कि ये इंटरनल एनर्जी हर जगह गड़बड़ करता है। गड़बड़ कैसे करता है देखो, G इज इक्वल टू एच प्लस टी एस है ना बेटा, नहीं G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस आएगा ना, रिलेट करोगे तो ऐसा ही तो आएगा। और बेटा जो H होता है वो E प्लस पीवी भी होता था। अब मुझे बताओ क्या E की एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हैं, तो क्या H की, तो क्या G की, तो वी कैन नेवर फाइंड आउट या वी कैन नॉट फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ G। we cannot find out the absolute value of Gibbs energy but we can calculate its change, but we can calculate its change.
लिख लिया? तो बेटा चैप्टर का नाम ही थर्मोडायनामिक्स है, मतलब फ्लो की बात कर रहे हो। एग्जैक्ट एनर्जी नहीं निकालते, फ्लो देखते हैं कि कितनी रिलीज हुई या कितनी एब्जॉर्ब हुई। तो चेंज में भी तो यही आएगा कि कितनी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई उसकी। समझ में आ गई बात? तो पूरे चैप्टर में डायनामिक्स की बात कर रहे हो, चेंज की बात कर रहे हो आप। एग्जैक्ट अपन ने निकाला ही नहीं अभी तक, ठीक है? तो अब इसके अंदर रिलेशन क्या आएगा बेटा? जैसे अगर जी निकालेंगे तो जी क्या था बेटा? जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस था। अब अगर चेंज निकाल सकते तो चेंज के लिए क्या करें? दोनों तरफ डेल्टा लगाएंगे, है ना? तो कांस्टेंट प्रेशर पर देखो, पहली बात तो प्रेशर कांस्टेंट है इसीलिए एच की बात कर रहे हैं अपन। तो ये आ जाएगा डेल्टा, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा केवल एस के साथ आएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लिख लिया? इसी को अगर अपन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटीएम पर अगर लिखेंगे ना, तो इसी इक्वेशन को अपन लिख देते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये आ जाता है, कई बार आपको मिल सकता है नॉट लिखा हुआ मिलेगा ऊपर। कभी भी नॉट ऊपर मिल गया मतलब टेम्परेचर प्रेशर ये डिफाइन कर चुके हैं अपन। नॉट लगाने के बाद इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वर्ड और ऐड हो जाता है इन सब में। तो जैसे ये सिर्फ और सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी ये चेंज था, तो अब ये हो जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये क्या था? केवल एंथैल्पी चेंज था। अब क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। पहले क्या था? एंट्रोपी चेंज। अब क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। तो स्टैंडर्ड कब आता है? जब टेम्परेचर और प्रेशर इतना मान लेते हैं अपन, ठीक है? तो ये मैं लिख भी देता हूं यहां पर साइड में। डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। ऐसे डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा बेटा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और डेल्टा एस नॉट क्या हो जाएगा बेटा? स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। लिख लिया आपने? अब इसी में गिब्स एनर्जी में ही आप लिखो नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क। लिख लिया? कुछ भी नहीं, एक स्टेटमेंट आएगा जो शायद ही काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मगर अपन उसको फिर भी देख लेते हैं क्या रिलेशन क्या है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू अपन ने डिस्कस किया था दो तरह का होता है, एक होता है पीवी और एक होता है नॉन पीवी। नॉन एक्सपेंशन मतलब नॉन पीवी वर्क, दो तरह का होता है। अब ये जो वर्क है, हो सकता है सिस्टम पर वर्क हुआ, हो सकता है सिस्टम ने वर्क किया हो। अगर मान ले कि सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, ये सिस्टम ने वर्क है, वर्क इज डन, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो ये जो रिलेशन है आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और डब्ल्यू कौन सा? पीवी और नॉन पीवी दोनों लिखना चाहिए ना। हालांकि अपन कंसिडर नहीं कर रहे थे ना अब तक नॉन पीवी को, पर अगर कंसिडर भी कर रहे हैं तो देखो रिलेशन क्या आना चाहिए? पी डेल्टा वी, जिसमें माइनस लगेगा तो वैसे वो सही साइन कन्वेंशन के साथ आने वाला है ना, क्योंकि माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा ना, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? ये नॉन पीवी आ रहा है, यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं भाई डब्ल्यू नॉन पीवी, क्योंकि जब ये तो माइनस पी डेल्टा वी सही साइन के साथ आएगा, माइनस आ गया मतलब सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम ने वर्क किया, तभी माइनस भी आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं।
जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आएगा आपके पास डेल्टा ई इट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी माइनस ये आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू नॉन पीवी। दिस इज डब्ल्यू नॉन पीवी। थोड़ी शिफ्टिंग करते हैं इधर उधर, तो डेल्टा ई प्लस ये आ जाएगा पी डेल्टा वी इट इज इक्वल टू क्यू। क्या हो गया? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इट इज इक्वल टू ये क्या हो गया अपने पास में, ये क्यू माइनस डब्ल्यू नॉन पीवी। क्लियर है यहां तक? अब बेटा याद करो एक बार अपन ने लिखा था डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्या लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो पहली चीज तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी ये तो डेल्टा एच हो गया, और माइनस अगर क्यू लिखोगे तो माइनस क्यू लिखने का मतलब मैं लिख देता हूं टी डेल्टा एस इट इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉन पीवी, माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉन पीवी। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अभी बताया था क्या होता है डेल्टा जी, तो रिलेशन क्या आ गया आपके पास, ये आ गया डेल्टा जी इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉन पीवी, माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉन पीवी। इसका मतलब क्या है, पहली चीज तो सिस्टम वर्क करवा रहा है, माइनस में लिखा है मतलब सिस्टम वर्क करेगा। सिस्टम के पास जितने भी काम करने वाली एनर्जी होगी, जितना भी काम करने वाला वर्क होगा वही तो यूजफुल होगा। आप मान लो कि इस तरीके से सोचो कि एक सिस्टम था जिसके पास 100 जूल की एनर्जी थी, 100 जूल में से मान लो कि एक तो सिस्टम ऐसा था जिसके पास 80 जूल तो कन्वर्ट ही नहीं हो सकती है और केवल 20 जूल कन्वर्ट हो सकती है, और एक मैंने बोला कि भाई 80 जूल, मतलब आप ये सोचो ना कि एनर्जी पूरे सुबह सुबह मान लो कि टोटल 100 जूल में से एक तो हो गया कि केवल 20 जूल का ही वर्क कर सकता हूं मैं और 80 जूल वेस्ट है, और एक हो गया कि 80 जूल का वर्क कर सकता हूं तो 20 जूल वेस्ट है। तो जितना वर्क कर सकता हूं मतलब नेगेटिव में, तो एक्चुअल में जितना नेगेटिव में वो वर्क आएगा एक्चुअल में तो अच्छे से वो मतलब यूज लेने लायक एनर्जी है ना वो। समझ में आ रही है बात? तो मतलब माइनस डब्ल्यू नॉन पीवी जितना ज्यादा, जितनी ज्यादा वो एनर्जी खर्च हो सकती है सिस्टम के पास जो स्टोर्ड है, जो कन्वर्ट कर सकते हैं अपन काम में लेने लायक होगी, उतना ही अपन उसको क्या बोल सकते हैं यूजफुल होगा। समझ में आ गई बात? आप इस तरीके से सोचो कि यार मतलब एक सिस्टम है उसके पास पहले से 100 जूल की एनर्जी है, अब उसको टास्क करवाना है कुछ ना कुछ, तो एक तो पहले से 100 जूल की एनर्जी है तो खुद की एनर्जी है उसके पास, उसी एनर्जी को यूज करके वो काम कर लेगा, तो पहले से जितनी एनर्जी उसके पास स्टोर्ड है वही तो यूजफुल होगा। और एक तो खुद के पास उतनी एनर्जी नहीं है सफिशिएंट, दूसरे से उधार लेना पड़ेगा, और जब उधार लेगा दूसरे से लेके करेगा यानी कि प्लस में आएगी अगर वो, तब तो अपन को दिक्कत आएगी, प्रोसेस भी शायद नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो मतलब अगर डेल्टा जी तुम्हें नेगेटिव देखना है, प्रोसेस अगर तुम्हें करवाना है, तो एक्चुअल में कंडीशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूजफुल पार्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये अपने पास कुछ रिलेशन आ रहा है, वापस से समझा देता हूं, दोबारा बोल देता हूं, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉन पीवी डेल्टा जी, ये अपने पास रिलेशन आ गया। सीधे पॉइंट की बात आप ये समझ सकते हो कि सिस्टम जितनी उसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें से जितना वो खर्च करवाने लायक वर्क निकाल लेगा, जितना ज्यादा वो खर्च करने वाला वर्क होगा उतना ही वो यूजफुल होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि एग्जांपल वापस से मैं आपके सामने लेता हूं, एक सिस्टम था जिसमें से यूजफुल और नॉन यूजफुल दोनों लिख रहा हूं मैं, यूजफुल नॉन यूजफुल। एक तो ऐसा था जिसमें से 100 में से 80 तो काम ले सकता है, 20 काम नहीं ले सकता। एक हो सकता है कि 20 काम ले सकता है मगर 80 काम नहीं ले सकता, जितना काम में ले सकता है वही तो नेगेटिव में आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितना नेगेटिव में होगा उतना यूजफुल होगा, बस ये बात बोलिए भाई। समझ में आ गई बात? पर ये स्टेटमेंट है, इससे अपने कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ये रिलेशन है, अपने को समझ में आना चाहिए बस। क्लियर हो गई बात? तो ये नोट कर लो। हाँ तो माइनस इधर लगा दिया होगा उधर की जगह, तो बात तो एक ही है। लिख लिया क्या? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डायरेक्ट नोट कर, स्टेटमेंट कुछ नहीं है बट डायरेक्ट रिलेशन।
कंडीशन होती है सबकी अलग अलग, जैसे तू एंथैल्पी भी डिफाइन करता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन नहीं करता, तो क्यों करते हैं? वो रिप्रेजेंट कर दिया कि कांस्टेंट प्रेशर वाली एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली इंटरनल एनर्जी, तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया, हाँ भाई इस टेम्परेचर प्रेशर पर जो होगा उसको ये नाम दे दिया अपन ने। और जनरली अपन जहां पर इसकी बात करते हैं वहां पर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट ही होता होगा। हालांकि अपन पहले डिस्कस कर लिए कि इतना वास्ट टॉपिक में से कंसाइज कर देते हैं ना, तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन अपन को मिल भी नहीं पाता, अपन फिर डायरेक्ट ध्यान रख लेते हैं। हाँ भाई कुमार। तो मॉड्यूल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? पूरे लेक्चर में नहीं होगा, मतलब देख लेंगे। और वैसे भी शायद मेरे हिसाब से हाइड्रोलिसिस तक हो चुका है ना, बफर तक हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूल डिस्कस होगा इस चैप्टर में। अच्छा, इसका होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में दे दूं? यहां तक गिब्स एनर्जी नहीं आएगा, गिब्स एनर्जी के पहले तक, इंक्लूडिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो खड़े हो जाओ। बातें बंद करो, एक साथ प्रतिज्ञा स्टार्ट करो।